students, myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kaumar Nritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है कौमार नृत्य, उसी के हमने सिलेबस के पॉइंट्स में ए पार्ट और बी पार्ट उसका देखा है। पार्ट ए के अंदर हमने देखा है पार्ट ए के हम जब सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कौमार नृत्य का इंट्रोडक्शन, कौमार नृत्य के शब्द की निरुक्ति, उसका महत्व, काश्यप संहिता का इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम जा रहे हैं नवजात शिशु परिचर्या पे। तो नवजात शिशु परिचर्या के लेक्चर सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं देखिए, हम नवजात शिशु परिचर्या पढ़ रहे हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार हमने अब तक पढ़ लिया प्राण प्रत्यागमन, उसके बाद हमने पढ़ा था नाल छेदन, इसके पश्चात नाल छेदन के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था स्नान विधि। देन चौथे नंबर पे हमने पढ़ा मुख विशोधन। अब हम आज 5 नंबर पे पढ़ेंगे मुख विशोधन के बाद गर्भोदक वमन। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रक्षा कर्म और फिर हम पढ़ेंगे 7 नंबर पे जात कर्म। ठीक है, तो अब तक हम इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, गर्भोदक वमन तक हमने पढ़ लिया था। तो गर्भोदक वमन की अगर हम बात करें तो गर्भोदक वमन हम किससे कराते हैं? मैंने आपको कहा था कि बच्चे जैसे ही बच्चे गर्भावस्था से बाहर के एनवायरनमेंट में आते हैं, जन्म उनका होता है, उसके पश्चात बच्चे क्या करते हैं, अगर गर्भावस्था में थोड़ी सी भी प्रसव के समय अगर थोड़ा भी समय लगता है, बच्चे अगर पूर्ण हो चुका है, टर्म बेबी है, टर्म बेबी अगर थोड़े समय तक भी, अगर ज़्यादा समय तक भी अगर थोड़ा सा रह जाए, पोस्ट टर्म बेबी बन जाए या पोस्ट टर्म तक रह जाता है, तो पोस्ट टर्म बेबी क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसको हम बोलते हैं उल्बक, इसको क्या करता है, उल्बक को एस्पायरेट कर लेता है। अब एस्पायरेट कर लेने से क्या होगा, इस गर्भोदक वमन का वो पान कर लेता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड को अगर ले लिया, उसने पी लिया, तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके पीने से क्या होगा, उसके पेट में चला जाएगा, तो फिर फर्दर कोई भी बीमारी या रोग हो सकता है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गर्भोदक वमन कराते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, गर्भोदक वमन कराते किससे हैं? गर्भोदक वमन हम कराते हैं मधु या सैंधव, मधु और सैंधव, या इसको हम बोल सकते हैं और सैंधव सर्पी, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, सैंधव सर्पी या मधु और सर्पी, मतलब सैंधव और सर्पी को और किसमें, विषम मात्रा में मिलाना है। विषम मात्रा में इन दोनों को मिला के पेशेंट बच्चे को चटाएंगे। बच्चे को चटा देने के बाद उससे क्या होगा, वमन होगा। वमन होने से जो उसने एमनियोटिक फ्लूइड जो पी लिया था गर्भावस्था के दौरान, वो बच्चा उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में हम जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को पान कर लेता है, पी जाता है, तो हम उसको सैंधव सर्पी से वमन कराते हैं। ठीक है, अब ये गर्भोदक वमन हो गया। अब इसी से पहले मुख विशोधन की बात की थी मैंने। मुख विशोधन है जिसमें मैंने आपको बताया था, मुख विशोधन का कर्म क्या होता है, तालु ओष्ठ कंठजीवा, ये क्रम होता है। इस क्रम से हमें मुख का विशोधन करना है, मतलब हमें बच्चे के मुंह का विशोधन करना है। अब ये मुख विशोधन हम क्यों करते हैं? मुख विशोधन हम करते हैं जब श्लेष्मा अत्यधिक हो, मुंह में श्लेष्म अत्यधिक हो, और वो कहाँ होगी, वो श्लेष्मा जब जमा हो जाए। अब श्लेष्मा अगर जमा हो जाएगा
तो श्लेष्मा को साफ करने के लिए मुख विशोधन कराते हैं और वो क्रमशः साफ होता है तालु, फिर ओष्ठ, फिर कंठ और जीवा। इस क्रम में हम जब इसको साफ करते हैं, श्लेष्मा को निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुख विशोधन। आजकल क्या आ गया है, आजकल मॉडर्न में हम इसको बोलते हैं म्यूकस सकर। म्यूकस सकर आता है, इससे हम मुख विशोधन कराते हैं। ये म्यूकस सकर क्या करता है, इसको बारी बारी से या तो म्यूकस सकर से और या फिर एक म्यूकस को खींचने के लिए भी एक ऐसा कीप जैसा आता है, जिससे हम क्या करते हैं, बारी बारी से पहले नाक से म्यूकस को बाहर निकालते हैं, श्लेष्मा को, ये जो श्लेष्मा है इसी को म्यूकस बोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद या तो फिर बच्चे के मुंह से आप उसमें म्यूकस सकर या सक्शन मशीन आती है म्यूकस को निकालने के लिए। म्यूकस को एस्पायरेट करना, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूकस सकर मशीन, या फिर क्या बोलेंगे उसको, सक्शन पंप फॉर म्यूकस एक्सट्रैक्शन। म्यूकस को बाहर निकालने के लिए म्यूकस सकर मशीन का प्रयोग किया जाता है, या सक्शन पंप आता है जिसके द्वारा हम म्यूकस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख विशोधन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आती है रक्षाकर्म की। अब रक्षाकर्म क्यों करते हैं बच्चे में, रक्षाकर्म करने का क्या मतलब है। रक्षाकर्म का मतलब है कि जब बच्चे का प्रसव, गर्भावस्था के बाद बच्चा जब प्रसव पीड़ा से बाद बाहर निकलता है, तो फिर प्रसव हो जाने के पश्चात शिशु को हम, जो बच्चा हुआ है 1 साल तक का बच्चा, या ये मान लीजिए 1 मंथ तक का जो नवजात है, नवजात शिशु को, इस नवजात शिशु को हम कहाँ ले जाते हैं, इस नवजात शिशु को हम किसी भी प्रकार के ग्रह वगैरह आदि बाधा से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को सूतिका गृह में ले जाएंगे। तो जन्म के पश्चात ही, जन्म से लेकर सूतिका काल, ठीक है, सूतिका काल यानी वही सूतिका गृह में ले जाएंगे। सूतिका काल तक हम क्या करते हैं, रक्षा कर्म के लिए जो जो विधान बताए गए वो करवाते हैं। तो अब रक्षा कर्म कराने के लिए चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक ने कहा है, तंडुल बलि होम सततम उभय कालम। आचार्य चरक बोलते हैं कि जन्म के पश्चात जब बच्चा सूतिका गृह में जाता है ना, सूतिका काल तक कहाँ जाएगा, सूतिका गृह में। अब सूतिका गृह में जाएगा ना बच्चा, तब वहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना है, जब बच्चे को सूतिका गृह में ले गए तो सूतिका गृह में ले जाने के पश्चात वहाँ पे जब बच्चे को आप ले जाओगे तो जो सूतिका गृह है उसमें निरंतर होम होता रहना चाहिए। होम भी किससे करेंगे, तंडुल बलि होम। क्या बोला है इसमें, तंडुल बलि होम सतत कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, उभय काल, रात और दिन दोनों कालों में कंटिन्यूअस होम होना चाहिए। जिससे क्या होगा, वहाँ के एनवायरनमेंट की शुद्धि होगी, पर्यावरण की शुद्धि होगी, वहाँ के रूम की, ताकि वहाँ पे अगर मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया है पहले से तो वो खत्म हो जाएंगे। तो तंडुल बलि होम सतत उभय कालम, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है कि जैसे ही बच्चा सूतिका गृह में प्रवेश करता है माता के साथ, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, एक तो कंटिन्यू वहाँ पे होम होना चाहिए, उसके अलावा वहाँ पे फर्श पे क्या कहते हैं, तंडुल है ना, और अच्छी, तंडुल अच्छी, या फिर यूँ कह दे सरसों, इनके बीजों को फर्श पे फैला देना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा सूतिका गृह में प्रवेश कर रखा है, आराम से सो रहा है, तब वहाँ पे फर्श पर इन सबको फैला देना चाहिए। जिससे क्या होगा, कोई भी
कोई भी किसी भी प्रकार के सांप विषैले जंतु जितने भी सांप आदि वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो तंडुल, अच्छी, सरसों इन पर चल नहीं पाएंगे, तो उससे बच्चे की रक्षा होगी। इसके अलावा गेट पर, द्वार पे क्या करेंगे हम, अशोक, नीम, है ना, इन सब के पत्तियां लगा देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ से अच्छी फ्रेश एयर आएगी और वो एंटी मतलब ये वाला क्रमिग्न है तो वो उससे भी बचाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमेशा जब भी होम होगा, मतलब जब भी होम कराओगे आप, तो वहाँ पे खदिर, आदानी, बेर, पीलू, परूषक, ठीक है, ये हमेशा इनकी लकड़ियाँ जो है वो द्वार पे रहनी चाहिए, या फिर यूँ कह दें इनकी लकड़ियों का प्रयोग होना चाहिए होम करते वक्त, ठीक है। इनकी लकड़ियों का प्रयोग हमें होम में लेना चाहिए। वैसे तो तंडुल बली होम तो उन्होंने नाम दे दिया, होम का नाम क्या है, तंडुल बली होम, ठीक है। ये तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं रक्षोघ्न धूम द्विरग्न कार्येत धूपम दशम रात्रम अतंद्रितम। देखिए इन्होंने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रक्षोघ्न धूम हमेशा होता रहना चाहिए, द्विरग्न मतलब दोनों समय में, है ना, और कब तक, 10 रात्रि तक, मतलब कि ये कहते हैं 10 रात्रि तक धूम करना है, ठीक है। उस धूम का नाम क्या है, रक्षोघ्न, उस धूम का नाम क्या है, रक्षोघ्न धूम, ठीक है। अब ये 10 दिन तक सुबह शाम करना है आपको, सुबह शाम करेंगे 10 रात्रि तक और तंद्री तक बिना थके। ये 10 दिन तक होगा। एक तरह से देखा जाए तो सुक्तिका काल तो 45 दिन का बताया, लेकिन 10 दिन तक कंटिन्यू हमें बच्चे के रक्षा कर्म के लिए ये विधान करना है। तो आचार्य चरक तो तंडुल बली होम कहते हैं, और वहीं आचार्य जो सुश्रुत है वो रक्षोघ्न होम की बात करते हैं, जो कि कहते हैं दोनों समय में होना चाहिए 10 रात्रि तक, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। अब कहने का यहाँ पे ये है कि इसको करने के पश्चात रक्षा कर्म होने के पश्चात बच्चा जब रक्षा कर्म से अच्छे से फल सही हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती थी कि रक्षा कर्म तो लास्ट का काम है, जब बच्चा आपके सुक्तिका काल में प्रवेश कर दिया। इससे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब बच्चे को स्तनपान कराना होता है, ठीक है, तो बच्चे की आहार विधि और दूसरा आएगा जातकर्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जातकर्म का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी रक्षोघ्न जो है, रक्षोघ्न पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैसे भी रक्षोघ्न जो संस्कार है, रक्षोघ्न जो कर्म बताया गया है, वो दोनों आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए रक्षोघ्न कर्म जो बताया है उसको आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली पुटअप होता है, ठीक है। तो ये हमारे रक्षोघ्न कर्म था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जात कर्म और बच्चे के स्तनपान से जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।